मसले हैं नमस्कार, जी पूर्वया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। एक ऐसा सीएम जिसके बयान पर खड़ा हो जाता है विवाद, एक ऐसा सीएम जो अक्सर सुर्खियों में छा जाता है अपने बयान के कारण। तो अब शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बिहार के मुखिया जीतन राम मांझी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह वही पुरानी है, विवादित बयान। जनता की मांग पर सीएम साहब कुछ ऐसे भड़के कि ना पद की गरिमा का ख्याल रहा और ना ही राजनीति की मर्यादा का। गुस्से में बोल ऐसे बहके कि जो नहीं बोलना था वो भी बोल गए। तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस फिगर भक्ति से जीतन मांझी नहीं करता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर विवाद में घिर गए हैं। इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र के वोटरों को उन्होंने धमकाया। बिजली नहीं तो वोट नहीं की तख्ती लिए लोगों को धमकाने के बाद विपक्ष एक बार फिर सीएम पर हमलावर हो गया है। तो वहीं हर विवादित बयान के बाद सीएम का बचाव करने वाली उनकी पार्टी भी इस बार खुद असहज नजर आ रही है। तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस फिगर भक्ति से जीतन मांझी नहीं डरता है। तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस फिगर भक्ति से जीतन मांझी नहीं डरता है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया है अपने विधानसभा क्षेत्र मखदुमपुर में, जहां मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए हुए थे, जहां कुछ लोग बिजली नहीं तो वोट नहीं की तख्ती लिए खड़े थे। सीएम के इस बयान की बीजेपी ने निंदा की है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान पूरी तरह से जनता दल आरजेडी की मानसिकता को दर्शाता है। हम अगर विधायक बन के आते हैं तो भले वोट कम ही लोगों ने दिया होगा, तो हम लेकिन पूरे क्षेत्र के विधायक होते हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। उनके वोटर और सपोर्टर के केवल मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं। लेकिन जो जनता दल आरजेडी की मानसिकता है समाज को बांटने की, अपना और पराया करने की, इस कारण से उन्होंने ये बयान दिया है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, उसका दायित्व है कि प्रदेश के सभी लोगों के हितों की चिंता करे, सबके विकास की चिंता करे। लेकिन जैसा मैंने कहा आपसे, जनता दल आरजेडी समाज में बांटने की राजनीति करना चाहता है। समाज के अंदर कुछ लोगों के लिए काम करना चाहता है, कुछ लोगों के विरोध में काम करना चाहता है। ये बड़ी गलत मानसिकता है, निंदनीय है। वहीं एलजेपी ने मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग की है। ये है श्री जीतन राम मांझी जी उसी वोट से मेरे सांसद विधायक बने, तब वो मुख्यमंत्री बने। उनका क्षेत्र है मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो जहानाबाद जिला में पड़ता है, रिजर्व सीट है। अब वहीं से जीतन राम मांझी जी विधायक हुए, तब वो मुख्यमंत्री हुए। ताल्लुकात तो उनका है, उस जिला से ताल्लुकात है। अब कोई भी प्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, सांसद हो, जब कोई भी व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि हो जाता है तो पूरे देश का होता है, किसी व्यक्तिगत क्षेत्र या जिला का नहीं होता है। और वो तो वहाँ के विधायक भी हैं उस जिला के, और सौभाग्य से बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। इसलिए उनके मुंह से ऐसी बात बोलना मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। इस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए और बिहार की जनता से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हर विवादित बयान के बाद जीतन राम मांझी का बचाव करने वाली उनकी पार्टी इस बार खुद को असहज महसूस कर रही है और सीएम को इस तरह के बयान से बचने की नसीहत दे रही है। वोट लोग देते हैं, वोट ना देते हैं, लेकिन हम सब लोग ये सरकार जो है वो पूरे राज्य के उन्नति के लिए, बिजली के लिए, विकास के लिए, सड़क के लिए, खाद के लिए, सब चीज़ों के लिए पूर्ण रूपेण से वो कटिबद्ध है और काम करने के लिए वो कृत संकल्पित है। कहीं हो सकता है कि इस तरह की कोई बात हुआ हो, लेकिन मुझे इसमें अप्रत्याशित बात लग रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से बात किए होंगे। उनके हो सकता है कि शब्दों के कारण कुछ लोगों को समझने में लगा हो। ऐसा पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विवादित बयान दिया है।
जब से वे सीएम बने हैं तब से लगभग 15 विवादित बयान दे चुके हैं। लेकिन इस बार के बयान और पहले के बयानों का अंतर ये है कि पहले सीएम साहब विधायक रहते अपने साथ हुई घटना का दर्द बताते थे, लेकिन अब उन्होंने जनता को दर्द दे दिया है। जी मीडिया के लिए जहानाबाद से अजीत, पटना से अमित झा और साकेत की रिपोर्ट। आपने देखी ये रिपोर्ट। लगता है जैसे बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विवादित बयानों का रिकॉर्ड बनाने में लगे हैं। वो लगातार एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। आज उन्होंने एक बार फिर एक विवादित बयान दिया है। बिहार में कई जगहों पर दाने दाने के लिए मोहताज हैं लोग और चूहे खाने को मजबूर हैं, खास करके बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, और मुख्यमंत्री इसे अच्छी बात बता रहे हैं। मुख्यमंत्री की नजरों में बाढ़ पीड़ितों का चूहा खाना अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि चूहा खाना अच्छी बात है। हालांकि उन्होंने बाद में यह बात भी जोड़ दिया कि अगर मुझे भी मिले तो मैं भी चूहा खाऊंगा। चूहा मार के खाना कोई खराब बात है क्या? रही बात ये कि बाढ़ में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो राहत कार्य आज है वहाँ के एसपी और कलेक्टर सब जगह बुलाए हैं। जीआर बंटवाने का हम लोग आदेश दे दिया है। कलेक्टर के पास सारा धन जो देना चाहिए जिला वाइज हम लोग मुहैया करा दिया है। नाव मुहैया कराया गया है। उनके मकान गिरे हैं, उसके निर्माण के लिए राशि दे रहे हैं। 1 क्विंटल अनाज और 2200 रुपया की बात दिया जा रहा है। किसान को ये डीजल सब्सिडी दी जा रही है। सारी बात की सुविधा हम लोगों ने दिया है। और उसमें जहाँ तक चूहा खाने की बात है तो बहुत लोग चूहा खाते हैं, हम भी चूहा खाते थे और आज भी खाते हैं। अगर चूहा मिले सुना एक और विवादित बयान आपने। ऐसा लगता है जीतन राम मांझी विवादित बयानों का किसी रेस में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर बार उनका बयान पिछले बयान से ज्यादा गैर जिम्मेदाराना लगता है। खास बात यह है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री केवल पार्टी ही नहीं बल्कि राज्य की राजनीतिक छवि का प्रतिनिधित्व भी करता है। ऐसे में मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि इससे गलत संदेश जाता है। एक रिपोर्ट देखिए कि कैसे बयान के मझधार में फंस गए हैं मांझी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा जो उनकी राजनीतिक समझ और संवैधानिक जिम्मेवारी पर सवाल खड़े कर रहा है। सीना चौड़ा कर बिजली नहीं तो वोट नहीं के जिस नारे को नीतीश ने बुलंद किया, उस नारे को जब जनता ने दोहराया तो मांझी अपने पद की मर्यादा भूल गए। तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस गिरल भक्ति से जीतन मांझी नहीं डरता है। तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस गिरल भक्ति से जीतन मांझी नहीं डरता है। बार बार पिछड़ा वर्ग से आने की बात करने वाले मांझी बोलते बोलते इतना आगे निकल जाते हैं कि सारे तर्क पीछे छूट जाते हैं। अब 12 अगस्त के बयान को ही देख लीजिए, जिस व्यवस्था में नीतीश जनता की आस्था बनाने की कोशिश करते रहे, उससे त्रस्त होने की गवाही खुद मांझी जी ने ही दे दी। मीडिया वाले लोग कुछ बोलते हैं और उसको इंटरप्रेट विरोधी लोग कुछ करते हैं। महज मामूली बात थी कि 1994 में एक वाकया हमारे बच्चे का साथ हुई और चूंकि हम गार्जियन हैं तो बिल के लिए उनको पैसा दिया हम कि भाई इतना पैसा ले जाओ। उसके बाद वो हमको पैसा लौटा दिया 16,1700 काट करके। तो हम कहा कि भाई ये 5,000 लिया था, अभी क्या हुआ, कितना का बिल हुआ? तो बिल दिखलाया तो 1,500 रुपये का बिल था, उसका रसीद मिला। तो हम कहा कि 1,700 रुपया कहाँ, ये 200 रुपया कहाँ दिया? तो कहा कि देखिए वो बड़ी मेहनत किया। दिक्कत ऐसी होती है कि बिल रिकास्ट करने में भी लोग ये करते हैं और बिना पेमेंट के बिल रिकास्ट नहीं करते हैं। तो आपके चलते या मेरे चलते हमारे खुशामद से उन लोगों ने ऐसा किया, इसलिए उनको 200 रुपया हम मिठाई खाने के लिए दिया। लाचारगी कथा सुनाने के बाद जब पलटवार हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने बयान से पलटने में देरी नहीं की, पर बयानों का कारवां यही नहीं रुका। बेटे पर आरोप लगे तो मुख्यमंत्री पद पर एक पिता के जज्बात भारी पड़ गए। शहर की सच्चाई खुद ब खुद बयां कर दी उन्होंने, वही शहर जिसको सुधारने की जिम्मेवारी भी उन्हीं की है। आरोप किस पर लगता है? जो
बड़ा पेड़ होता है उसी में हवा लगती है, और जो खास करके जो गरीब तबके के लोग होते हैं उसको जानबूझ करके डिमोरलाइज करने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। क्या प्रूफ है सो पहले बतावे। हम तो यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों पर मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने इस तरह की बात चलाई है और जो इस प्रकार से छापा है। कोई एविडेंस है? अब रही बात कि कहीं बहुत जगह होता है लोग, आज यहाँ इको पार्क हम लोग बनाया है, तो क्यों नहीं सब पर केस लोग करते हैं? क्यों नहीं बात होती है? ये बुनियाद बात है, ये बाहियात है, ये समझ लिए हैं हम लोगों को बहुत कच्चा मूल्य, इसके लिए वैसा कर रहे हैं। और हम तो कहेंगे कि होटल वाला कहे, होटल वाला चार्ज कर रहा है, बता रहा है कि क्या यहाँ हुआ है, तो फिर अपने आप छाप दीजिएगा। वैसे लोगों पर तो क्रिमिनल केस होना चाहिए। राजनीति की फिसलन भरी जमीन पर जिस जुबान को लगाम देना चाहिए था, मुख्यमंत्री उसे बिना सोचे समझे चलाते रहे। 1983 में राज्य के शिक्षा मंत्री रहे जीतन राम मांझी युवाओं को आबादी बढ़ाने की शिक्षा देने से भी नहीं चूके। जीवन आप लोगों का है, खेलना आप लोगों का है। हम आज के दिन में बाबा अम्बेडकर के नाम पर हम आह्वान करना चाहते हैं कि कम से कम शेड्यूल कास्ट के बच्चे अंतरजातीय विवाह में विश्वास करें। अगर अंतरजातीय विवाह कर देते हैं तो हमारी जनसंख्या 16% मानी जाएगी। राजनीतिक मझधार में फंसे नीतीश ने जीतन राम मांझी को जब मुख्यमंत्री बनाया था तो इसे नीतीश का मास्टर स्ट्रोक कहा गया, पर मांझी के बयान पार्टी के लिए खुद ही स्ट्रोक साबित हो रहे हैं। सवाल ये कि नीतीश तो मझधार से निकल गए, पर मांझी बयानों के भंवर से कब निकलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस वक्त बड़ी बहस में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजीव चौरसिया जी बीजेपी के नेता, नवल शर्मा जी जेडीयू के नेता, विनोद शर्मा जी कांग्रेस के नेता, प्रोफेसर एनके चौधरी राजनीतिक विश्लेषक। पहला सवाल आपसे प्रोफेसर एनके चौधरी जी करना चाहूंगा, आप मानते हैं विवादों के मांझी हैं ये? बिल्कुल, ये सिर्फ विवाद का प्रश्न नहीं है, उनकी मैच्योरिटी का भी प्रश्न है। उनमें राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, और मैं मानता हूं कि वह नहीं जानते कि वह जो बोल रहे हैं उसके निहितार्थ क्या है, उसका इम्प्लिकेशंस क्या है, और वह उनको बोलना चाहिए कि नहीं। मुझे सबसे दुख हुआ है उनका जो अभी स्टेटमेंट आया है बिजली के सवाल पर। यह कहना धमकी भरे शब्दों में कि क्या मैं आपके वोट से जीतता हूं, क्या कहना चाहते हैं? यह तो किसी विधायक को भी नहीं कहना चाहिए, एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्तित्व को नहीं कहना चाहिए। मुख्यमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनको यह समझ नहीं है जिस व्यक्ति को कि वह यह कहे कि मैं आपके वोट से जीता हूं। क्या जनतंत्र की यही मांग है? क्या यही स्पिरिट है? मैं बहुत दुखी हुआ हूं यह बात सुनकर। इसके अलावा भी जो उनके बयान हैं बचकाने बयान हैं, लगता ही नहीं है कि कोई मैच्योर पॉलिटिकल लीडर कह रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर इसकी बात कर रहा है। स्वाभाविक है, अगर उनके बैकग्राउंड में जाएं तो यह अवश्य है कि इनका जो ओरिजिन है वो मोडेस्ट है, सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता है कि वो राजनीतिक ढंग से परिपक्व न हो, डेमोक्रेटिकली रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, पॉलिटिकल प्रॉपर्टी का ख्याल नहीं करें, और जो लार्जर डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका निर्वहन नहीं करें। मैं मानता हूं कि इन सारे काउंट्स पर उनमें डेफिसिट है, कमी है, उन्होंने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं किया है, और इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर जाती है जिन्होंने इनका चुनाव किया। जिस तरह से इनका चुनाव हुआ है उस पर प्रश्न उठना चाहिए, और यदि इसी तरह से इनका या इनके जैसे लोगों का चुनाव लोग करते रहे तो ऐसा ही नेतृत्व मिलेगा, ऐसी ही सरकार मिलेगी जिसका मुखिया अपने को जिम्मेवार नहीं मानेगा जनता के प्रति, उन वादों को भूल जाएगा जिन वादों को सरकार किया करती है। मैं समझता हूँ आज भी वक्त है उनको कि इन बातों को गंभीरता से लें, संजीदा बने, कम बोलें और सोच समझ के बोलें, क्योंकि वह सिर्फ जीतन राम मांझी आज की तिथि में नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार की छवि धूमिल होती है, आपने ठीक ही कहा, ऐसे बयान ये राजनीतिक छवि नहीं, बिहार की छवि धूमिल होती है। नीतीश कुमार के कारण बिहार की छवि अच्छी हुई थी,
इसको भी हमें कम से कम स्वीकारना चाहिए। बिहारी लेकिन शब्द इनके जैसा कारण एक स्टिग्मा ये जो छवि बना गिर था रही है। वो खत्म किया नीतीश जी ने। यहाँ पर संजीव चौरसिया जी आपके पास आना चाहेंगे, आपको क्या लगता है किसी न किसी बौखलाहट का परिचायक है ये तमाम विवादास्पद बयान जो जीतन राम मांझी दे रहे हैं? चौरसिया जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने कहा तो उनको स्वयं अंदर का आभास इस चीज़ को है कि ये मैंडेट तो उनको मिली नहीं, ना ये मैंडेट नीतीश कुमार को अकेले मिली है, ये पूरा मैंडेट जदयू भाजपा गठबंधन को मिली थी। और बढ़ता बिहार चढ़ता बिहार इस विकास के साथ जब एनडीए के नाते जब दोनों लोग साथ में थे तो जो विकास का काम हुआ, माननीय सुशील कुमार मोदी जी भी जब वित्त मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे और नेतृत्व था, तो बड़ा जो काम हुआ है वो बात ध्यान में आ रही है कि अलग हटने के बाद जिस तरह से बिहार की गिरावट हुई है और नीतीश कुमार जी को वास्तव में उस समय जो भंग करना चाहिए था अलग होने के बाद, उन्होंने भंग नहीं किया। जोड़ तोड़ कर राजनीति के साथ जिस प्रकार से अपने आप को सरकार को कायम रखे और हटने के बाद जिस प्रकार से स्थापित किया मुख्यमंत्री को, यह तो आभास है ही नहीं कि मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं। क्योंकि आपने अभी दिखाया कि जी पुरवाई में किस प्रकार से विवादित बयान एक से एक चलते रहे, पुत्र का विषय रहे चाहे जो भी विषय रहा हो, तो समाज के समक्ष कि बिहार के मुख्यमंत्री है, जो बिहार का इमेज लगातार बढ़ता चला गया था कि गर्व से कहो हम बिहारी है, उसका क्या परिणाम परिणति हो रहा है, जनता देख रही है। और ऐसा विवादित बयान अपने विधानसभा में दे रहे हैं कि हम आपके वोट से जीते नहीं है, ये कैसा विषय है? एक खुद एक रखना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री पूरे बिहार के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे, एक एक जन उनका जन है, इस बात का जरा से भी आभास नहीं है। लगातार जब से आए हैं विवादित बयान देते चले जा रहे हैं, जहां विकास का क्रम बढ़ता गया था वो घटता जा रहा है, ग्राफ नीचे घटते जा रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ते जा रही है। ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए थे। बयान तो नहीं देना चाहिए। मैं और बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बलात्कार, हत्याएं, गुंडागर्दी जब बढ़ते चले जा रही है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। नमन शर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे, ये तमाम विवादित बयान कहीं ना कहीं पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है, आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा संतुलित होकर समझने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने किन परिस्थितियों में बयान दिया, इनका बयान किस रूप में उद्धृत किया गया, सबकी जड़ में जाकर गहराई से समझने की आवश्यकता है। दो बातें तो प्रमुखता से समझ में आती है। पहली बात तो यह कि मुख्यमंत्री जी बेहद ही सीधे साधे व्यक्ति हैं, जबकि बिहार में एक ऐसा विपक्ष अभी काम कर रहा है जो छल और कुचक्र की व्यूह रचना में पूरी तरह माहिर है। चीजों को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में अफवाह का तमाम शब्द मुख्यमंत्री के मुंह से विपक्ष बुलवा रहा है। मैं नहीं, मेरी बातों को समझा जाए, पहले जरा सुन लिया जाए। आप जैसे आपने बिजली वाले बयान की बात कही, उसी मंच से मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था, वस्तुतः वो यह समझाना चाह रहे थे लोगों को कि बिहार के पूरे गांवों को विद्युतीकृत करने का जो सिलसिला चल पड़ा है, हम उसमें और तेजी ला रहे हैं। तो आपने गौर किया होगा कि पिछले साल भर से बिहार में कई तरह की नई तरह की राजनीतिक गतिविधियां देखने में आ रही हैं। जैसे किसी नेता के सभा में जाकर हुड आउट कर देना, ये नई प्रवृत्तियां हैं। तो मुख्यमंत्री की सभा को बाधित करने के लिए भी कुछ असामाजिक तत्व वहां पर प्रवेश किए हुए थे या जिन्हें जानबूझकर प्रवेश कराया गया था। तो स्वाभाविक है, कल की घटना आप जहानाबाद की, मखदुमपुर की घटना बता रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, तो चीजों को विश्लेषित करने का आपका नजरिया क्या है? यदि आप यह बताते कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार के गांवों को विद्युतीकृत करने का जोरदार तरीके से ऐलान किया, तब यह पॉजिटिव खबर बन जाता। लेकिन असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, आपने उसी को प्रमुखता दे दी। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, जिसके चलते ये खबर, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। अगर कुछ लोग वहां पर अगर बैनर पोस्टर लेकर के पहुंचे, निश्चित रूप में ये तो वस्तुस्थिति तो ये है कि कई ऐसे दूर दराज के इलाके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त 2012 में कहा था कि 2015 तक अगर हम हर गांव में बिजली नहीं पहुंचा सकते, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते, तो हमें वोट मांगने का अधिकार नहीं है। शायद इसी वजह से आम आदमी अगर मुख्यमंत्री को अपना समझकर आता है और मांग करता है कि हमारे पास बिजली नहीं हो रही है, तो इस पर क्यों बौखलाते हैं आखिर मुख्यमंत्री? आप उंगली उठाना शुरू कर देते हैं तुरंत मीडिया पर। नहीं, मैं मीडिया पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। मेरे कहने का सीधा मतलब यह है कि जिस बिहार में 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, 3000 मेगावाट तक पहुंच रहा है और अगले वर्ष हम 4000 मेगावाट तक पहुंचने की योजना बना चुके हैं। नया राज्य बना छत्तीसगढ़, 6 राज्यों को बिजली उत्पादन भी करता है और भेजता भी है। शिवपूजन जी, आप एक बात का जवाब दें, आप छत्तीसगढ़ से बिहार की तुलना क्यों कर रहे हैं? बिहार के पास खनिज संपदा है, उसके पास कोई खनिज समस्याएं अपार हैं। आप छत्तीसगढ़ के पास खनिज संसाधनों की बहुलता है। मध्य प्रदेश से आप बिहार की तुलना न करें, बिहार के पास तो कोई संसाधन है ही नहीं। और बिहार अपने सीमित संसाधनों के बल पर जिस तरह अदम्य पुरुषार्थ का प्रदर्शन कर रहा है, उस चर्चा को हम यहीं से उठाएंगे। नवल जी, फिलहाल हमारी मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन चर्चा ब्रेक से जब वापस आते हैं, चर्चा को हम यहीं से फिर उठाते हैं।
गिरफ्त भक्ति से जीतन मांझी नहीं डरता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं विवादों के मांझी। नवल जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, आप अपनी बात अभी पूरी कर सकते हैं। हम चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने आपसे सवाल किया था कि छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य, बहुत नया राज्य है, वो 6 राज्यों को बिजली उत्पादन कर अगर भेज सकता है। बिहार में लगातार सब्ज बाग दिखाते रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा जदयू की मिलीजुली सरकार रही हो, कि बिजली की व्यवस्था यहाँ पर सुधरेगी, कभी सुधरने का नाम नहीं लेती। और लोग जब मांग करते हैं मुख्यमंत्री से तो मुख्यमंत्री का ऐसा जवाब नहीं। शिवपूजन जी, मैं आपकी बातों से रत्ती भर भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसलिए नहीं रखता हूं कि हकीकत यह है कि बिहार ने बिजली के मोर्चे पर बड़ी ही प्रशंसनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। बिहार में बिजली ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रोडक्शन हो, सारे मोर्चों पर आप देखिए कि कितनी जल्दी ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। 16 से 18 घंटा बिजली सुदूर देहाती क्षेत्रों में भी रह रही है। तो कमियां गिनाने के लिए आप गिना सकते हैं, कमी आप गिना सकते हैं, लेकिन उपलब्धियों को स्वीकार करना नैतिक साहस वाला व्यक्ति ही स्वीकार करता है। तो उपलब्धियों को स्वीकार करने का नैतिक बल भी होना चाहिए। जिन हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि बिजली के जिन तारों पर पहले कपड़े सुखाए जाते थे, अब उनमें बिजली प्रवाहित हो रही है। आप गांव में जाएं, गांव की छटा बदल चुकी है। गांव के गरीब गुरबे के घर में बिजली की रोशनी आपको दूर से ही टिमटिमाती दिख जाएगी, जलती हुई दिख जाएगी। तो यह हकीकत है, तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं दूसरी बात यह बता रहा हूं कि बिहार का आर्थिक विकास सुचारू तरीके से संपन्न हो। बिहार सरकार तो अपने सीमित साधनों के बल पर ऐसा कर रही है, लेकिन आप इस बात से कैसे इग्नोर कर देते हैं कि केंद्र की भी जवाबदेही बनती है बिहार के प्रति। हाल में बजट पेश हुआ, रेलवे बजट आया। अगर आपको बिहार की इतनी ही चिंता थी तो आपने बजटरी एलोकेशन के समय बिहार का विशेष ध्यान क्यों नहीं रखा? आपने रेलवे चौरसिया जी से ले लेते हैं, बैठे हुए हैं भाजपा, ये मेरी सरकार है, केंद्र में। चौरसिया जी एक टिप्पणी ले लेते हैं। मैं तो बोल रहा हूं ना कि भाई दीघा रेल पुल की बात हो, मुंगेर की बात हो, कोसी की बात हो, सब पे तो बजट का प्रावधान हुआ ही है। ये दीघा रेल पुल नए बजट का है। ये सबको भी तो रखा गया था ना। हम बजटरी एलोकेशन पे ना जाए, फिलहाल हम मुख्यमंत्री के विवादित बयानों पर हैं, उसी पर केंद्रित रहने की कोशिश कर रहे हैं। और मुद्दा हमारी चर्चा का ये है कि बिजली मुहैया गांव में नहीं कराई गई, कि लोग आक्रोशित हो रहे हैं, लोग अपने मुख्यमंत्री के पास जायज मांग लेकर के आ रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री के पास नेता से आप सवाल पूछे कि बिजली के क्षेत्र में बजटरी 650 मेगावाट सुन लिया जाए, बजटरी एलोकेशन कितना बढ़ा, बिजली के क्षेत्र में कितना बढ़ाया आपने? आप जरा इस सवाल का जवाब बिहार की जनता की ईमानदारी से ये फुल आप ये बताएं ना कि फुल बजट का एलोकेशन था कि कौन सा बजट का एलोकेशन था, ये भी तो अध्ययन करना चाहिए ना कि इस दृष्टि से बिहार में गौरतलब है कि भी हाल ही में कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था, 17 ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अपने पैसे, जो उनके मद में पैसे आए हैं, वो खर्च तक नहीं किए और पैसे वापस चले गए। हाल में काफी रिपोर्ट्स आई थी अखबारों में। इसका दूसरा पहलू भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है शिवपूजन जी। जो पैसा रिलीज होता है केंद्र से, वो पैसा रिलीज कब होता है, कैसे होता है, इस प्रक्रिया पर भी तो आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है कि अब बिहार पर तोहमत लगाने के पहले हम भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में जो पैसा खर्च होता है, जो एग्जीक्यूशन का रेट है, जरा उससे भी तो तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा। जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री होते हुए जब इकोनॉमिक सर्वे पेश कर रहे थे, तो जेटली जी ने सदन में बयान दिया था कि जीएसडीपी के मोर्चे पर और पर कैपिटा इनकम वृद्धि के मोर्चे पर बिहार ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बिहार की तारीफ कर रहे हैं और उनके जो राज्य के नुमाइंदे हैं वो विरोध तारीफ भी की थी। हम मानते हैं, ये दिख रहे हैं जी, हम मानते हैं। एक दौर था जब गुजरात मॉडल ऑफ ग्रोथ की तारीफ होती थी और फिर बिहार मॉडल ऑफ ग्रोथ की तारीफ होती थी। वो अतीत की बात हो गई। अब कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरीके से विपक्ष, खास करके जो सत्तारूढ़ पार्टी है, इसको आड़े हाथों ले रहा है। निश्चित रूप में कई सवाल खड़े कर रहा है, चाहे डेवलपमेंट का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो और तमाम विवादित बयानों का मुद्दा हो। बहरहाल हम बहुत देर से, विनोद शर्मा जी, आप पर आने की कोशिश कर रहे थे। आपकी टिप्पणी चाहिए पूरे मामले पे, विवादों के मांझी। विवादों का जहां तक प्रश्न है, सभी ने कहा कि जीतन राम मांझी जी बहुत साफ हृदय के, बहुत सच्चे इंसान हैं, वो सच्चाई को सामने रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिजली की समस्या का जो दिखा रहे हैं उनके क्षेत्र का मामला है। और लगभग 30 वर्षों से वहाँ एमएलए हैं, एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं। वो 5 जो चेहरे हैं वो भाजपा और विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, वो चिनते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं आपको पहचान नहीं है आपको नहीं लगता और इसलिए सही कहा मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया हैं, कोई मुख्यमंत्री होता तो वही कहता, क्योंकि ये लोग जानबूझ के, अगर क्षेत्र की जनता होती
आपको नहीं लगता सूबे के मुखिया हैं, एक जांच उस पर बिठाइए, पता लग जाएगा। कोई भी हो, एक आम जन को उसी क्षेत्र के हैं और महीने में 1 सप्ताह रहते हैं। अगर वहाँ की स्थानीय जनता होती तो ये बातें मिल के करते। 5 लोग तख्ती लेके खड़े हो गए, जनता हो गई। वो लोग विद्यार्थी परिषद के लोग, आरएसएस के लोग हैं और इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इनकी नियति है कि इस तरह की हरकत करके कहीं मीटिंग को डिस्टर्ब करें और पहचानते हैं कि एक व्यक्ति। प्रोफेसर एन के चौधरी साहब, आपने तमाम कांग्रेस मुख्यमंत्री होता तो यही बात करता। कांग्रेस का भी समर्थन है वर्तमान सरकार को, जदयू सरकार में है ही, राजद का भी सरकार है, तो हम उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बचाव तो होगा ही इन तमाम बयानों का। हाल के दिनों में चौधरी साहब हमने कई बयान ऐसे सुने, चेहरा चिन्हा हुआ है सारे लोगों का। कुछ समाचार पत्रों में खबरें आई, उसके बाद हमने देखा मुख्यमंत्री का बयान किस तरीके का आया। वो कह रहे हैं राजधानी के इको पार्क में क्या होता है। उसके पहले मुख्यमंत्री जी का ये बयान कि बिजली बिल कम कराने के लिए घूस दिया था, यह बयान था उनका, बाद में 24 घंटे के अंदर पलट गए। फिर यह बयान उनका आना कि एक बार अपराधी को पुलिस की गोली से बचाया, इस तरीके का बयान कि अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए जो है दूसरे वर्ग में, दूसरे तबके में शादी करो। ये तमाम क्या कह रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं चौधरी साहब? देखिए, अगर हम वस्तुनिष्ठ, अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव ढंग से इन स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से मांझी साहब जो वक्तव्य दे रहे हैं उससे लैक ऑफ मैच्योरिटी ही नहीं रिफ्लेक्ट होता है, उनका इररिस्पॉन्सिबिलिटी रिफ्लेक्ट हो रहा है और मैं समझता हूँ मर्यादा के अनुकूल नहीं है। अभी विनोद जी कह रहे थे और मैं गंभीरता से सुन रहा था, थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ उनकी यह बात कि वो बीजेपी के थे, विद्यार्थी परिषद के थे, मान भी लूँ तो क्या मुझे यह भी मान लेना चाहिए? सर माफ करेंगे, फिलहाल लेना होगा हमें एक छोटा सा ब्रेक। तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस गिरल भर्ती से जीतन मांझी नहीं डरता है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बड़ी बहस में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं विवादों के मांझी। यहां पर आपके पास आना चाहेंगे हम संजीव चौरसिया जी। हमने बीजेपी का पहले भी बयान देखा है, किस तरीके से मखदूमपुर में मुख्यमंत्री के दिए गए इस बयान को कहीं ना कहीं जदयू और राजद की मानसिकता का परिचायक बता रही है बीजेपी। आप और प्रकाश डालेंगे? जब कहने को कुछ नहीं है, मैं तो ये कहता हूं कि विरोध का स्वर तो सामना करना ही है, क्योंकि सरकार की मंशा। लेकिन विरोध का स्वर जो आ रहा है, बता रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग बता रहे हैं और जदयू के भी लोग बता रहे हैं कि वो विरोध के स्वर तो आप ही प्लांट कर रहे हैं। वही मैंने कहा ना कि यहाँ तो कुछ भी जब आना है तो कृतित्व तो विपक्ष के ऊपर थोपेंगे ही, जनता के बीच में तो कुछ साबित नहीं कर पा रहे। भाई नवल जी ने तो बताया कि भाई सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। शायद वो भूल गए कि जो भी ब्रांडिंग बिहार की हुई है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तभी तक हुई है। उसके बाद के तो आंकड़ा आप देखिए ना, उसके बाद को तो हम लोगों ने बार बार कह रहे हैं कि आप अपने विकास के पत्र को जारी कीजिए ना बिहार के अंतर्गत। वो तो आपके साथ है नहीं ना। हीरो साइकिल का फैक्ट्री चालू किया है, हीरो साइकिल का फैक्ट्री चालू किया है ना। उसके बाद तो वही मैं कह रहा हूं, उसके बाद के आंकड़ा आप देखिए, उसके बाद का आप ग्राफ देखिए ना कि आपने विकास में कितना योगदान किया है। राजनाथ सिंह को जब बदनाम कर दिया, नरेंद्र मोदी जब राजनाथ सिंह को नहीं छोड़े, बिहार का जब विषय हो रहा है, बिहार क्या छोड़ेंगे? राजनाथ सिंह को घरे में खड़ा कर दिया, बुला करके उनके बेटे को टिकट लगा दिया। और लेकिन ना तो राजनाथ सिंह ना नरेंद्र मोदी कोई भी इस बात की मुखालफत तो नहीं करते हैं कि शादीशुदा लड़का और लड़की एक एक कर बोलेंगे तो हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। विनोद जी एक एक कर बोलेंगे तो हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। गंभीर विषय है। एक टिप्पणी लेते हैं नवल जी से। नवल जी, पतन की कहानी शुरू हो गई सभी राज्यों में और सब जगह जमीन खरीदने लगे हैं आपके नेता। तो सब जगह जाते ही रहिए, सभी गठबंधन करते हैं। नवल जी थोड़ी देर के लिए
मान लेते हैं कि जो विरोध के स्वर देखने को मिले जीतन राम मांझी की सभा में, जहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं बौखलाहट में दिया ऐसा बयान बिजली को लेकर के, लेकिन आपको नहीं लगता कि पार्टी की छवि धूमिल होती है और लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं? पार्टी अभी खास तौर से जब महागठबंधन हुआ, उसके बाद उपचुनाव हुए, उपचुनाव में पार्टी कहीं ना कहीं लबरेज है, इस बात से खुश है कि नतीजे उनके पक्ष में गए, कार्यकर्ताओं में आपने नया जोश भरने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद मुख्यमंत्री को नहीं लगता है आपको कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ करके बयान देना चाहिए? क्या कह रहे हैं, तमाम दुनिया सुनेगी ऐसे बयानों को? शिवपूजन जी, देखिए, दो बात है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का गठन बृहत्तर सामाजिक उद्देश्यों को लेकर होता है। हमारी पार्टी का उद्देश्य है बिहार का समरस बिहार, बिहार का इंक्लूसिव विकास, बिहार में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की स्थापना, और हम अपनी मुहिम में साइलेंटली लगे हुए हैं बिना कोई ढिंढोरा पीटे। एक थोड़ा सा रोक लूं, नहीं, दूसरी बात है, थोड़ा सा रोक लूं, फिर आप अपनी बात एक मिनट बोलने दिया, थोड़ा सा रोक दिया जाए, थोड़ा सा इसलिए रोक लूं कि आपकी बात से एक तथ्य भी सामने आया है, एक प्रश्न भी सामने आया है। आज से ठीक एक दिन पहले हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी बाढ़ के इलाके की, महज यहां से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है। कई पंचायत बाढ़ में डूबे हुए हैं, लोगों के पास खाने के अनाज नहीं बचा है। हमने वहां के एसडीओ से भी बात की, पता चला 2 किलो चूड़ा और उनको कुछ 100 ग्राम गुड़ मुहैया कराया गया है और तैयारी हो रही है कि उन्हें 1 क्विंटल चावल मिलेगा, 2200 रुपए मिलेंगे, जो जीतन राम मांझी भी कह रहे थे। ये वो लोग हैं जो मजबूर है कि जो सूखी जमीन है वहां पर जितने भी चूहे भाग करके उन्होंने शरण लिया है, चूहे को छोटे छोटे बच्चे पकड़ रहे हैं, आग में पकाते हैं और उससे अपनी भूख मिटा रहे हैं। उसके बाद हमने जीतन राम मांझी से यह बयान लिया कि बाढ़ पीड़ित मजबूर है चूहा खाने के लिए, और तब उनका ऐसा बयान आया। इसमें भी आपको लगता है राजनीति नहीं? बिल्कुल, आपने पूरा बयान नहीं दिखाया। हमने पूरा बयान दिखाया, मैं बता रहा हूं, और पूरा संदर्भ भी मुख्यमंत्री जी को समझाया था हमने। उनके पूरे बयान का संदर्भ यह था कि बाढ़ राहत वितरण में कहीं कोई कोताही नहीं बरती इसके जा पहले रही वो है। आड़े हाथों अधिकारियों को ले चुके हैं सहरसा के इलाके में। यहां पर वो दावा करके जाते हैं कि कहीं कोई कोताही नहीं है। जब हवाई सर्वेक्षण करते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं और वस्तु स्थिति से वो जब रूबरू होते हैं, तो उसके बाद उन्होंने आड़े हाथों लिया था पूरे सहरसा और पूरे कोसी प्रमंडल में। आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं? यह तो हमारी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। कई सारे हम मान रहे हैं संवेदनशीलता को दर्शाता है, लेकिन आपको लग रहा है जो लोग मजबूर हैं वो चूहा मजबूरी में खा रहे हैं, उनके पास खाने का दूसरा चीज नहीं है। मुख्यमंत्री उनको कुछ मुहैया कराएं, उसके बजाय वो इस चीज को जो है जस्टिफाई करने में जुटे हुए हैं कि मैं भी खाता हूं, मुझे मिल जाए तो बढ़िया है। बिल्कुल नहीं शिवपूजन जी, आप मामले को गलत, बयान तो वही था, आप मामले को गलत रूप हमने पूरा बयान दिखाया, कुछ तोड़ा नहीं, कुछ काटा नहीं। देखिए, अपने विचार को जबरदस्ती इंपोज मत कीजिए, बोलने भी दिया जाए जरा। देखिए, बिहार में बाढ़ राहत के जो भी कार्य चलाए गए, उनकी कई सारी संस्थाएं प्रशंसा पहले भी कर चुकी हैं, और ये 2008 में आज भी बाढ़ करेंगे 2008 में आज भी बाढ़ राहत पूरी कोसी की त्रासदी मैंने भी देखी थी। करीबन 1.5 महीने मैंने देखा था किस तरीके से नीतीश कुमार ने बेहतरीन इंतजाम किए थे, और बार बार पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा भी हुई थी कि नीतीश कुमार जी ने उस वक्त बहुत जबरदस्त इंतजाम किए थे। 1.25 लाख लोगों को लगातार तकरीबन जब तक कि बाढ़ का पानी नहीं खत्म हो गया तब तक उन्होंने राहत शिविरों में रखा था। अब क्या हो गया? नीतीश जी के हटते ही जीतन राम मांझी, अभी ये रफ्तार नहीं है। हम जमीनी हकीकत बार बार दिखा रहे हैं। नवल जी, मैं आपको कह रहा हूं, हम जमीनी हकीकत हर रोज दिखा रहे हैं। आप विपक्ष के भ्रामक प्रचार में सहयोगी न बने। हम नहीं बन रहे हैं, लेकिन हम आप जनता की आवाज जरूर उठाएंगे। नवल जी, हम माफ करें, जनता की आवाज उठाना अगर विपक्ष के साथ होना है तो मैं विपक्ष के साथ। मेरे कहने का मतलब है, मैं सीधे सीधे बता रहा हूं शिवपूजन जी, बातों को सुन लिया जाए जरा। मुख्यमंत्री जी से जो भी सवाल पूछा गया, उन सवालों में एक सवाल यह भी था कि लोग चूहा खा रहे हैं, तो चूहा प्रोटीनियस डाइट होता है। और दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री जी दलित समाज से आते हैं, तो आज तो सबसे बड़ी समस्या बिहार में यही ना है कि एक दलित समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बन गया। हमारे विपक्ष में जो पार्टी है, उस पार्टी का दलितों के प्रति दृष्टिकोण जो रहा है, अगर उसका आप ऐतिहासिक अध्ययन करें तो पता चलेगा कि यह बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जीतन राम मांझी जी दलित हैं, दलित होने का खामियाजा उनको बार बार भुगतना पड़ रहा है। एक तस्वीर का एक पहलू यह है, दूसरा टिप्पणी लेता हूं नवल जी, थोड़ा सा टिप्पणी लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं मान लिया जाए नवल जी जो आरोप लगा रहे हैं, ये क्यों नहीं मान लिया जाए कि आपको कहीं ना कहीं आप पचा नहीं पा रहे हैं इस बात को, वो दलित मुख्यमंत्री हैं, आपको गवारा नहीं कर रहा है। यही आरोप है नवल जी आपका? ऐसा हम लोग कभी नहीं मानते हैं। मैं कुछ और बताना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी मैं कुछ और बताना चाह रहा था, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी तो बार बार कहते हैं कि विकास का क्रम और सरकार में इसलिए है कि नीचे तक पैमाने तक विकास की रचना पहुंचे। हम तो एकात्म मानववाद मानते हैं कि जो सिद्धांत मानती है कि सबसे नीचे तक पैमाने की विकास की बात करें,
हम लोग राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार आती है वहां नीचे तक पैमाने की विकास की बात करते हैं। तो जो समरस भाव है उसकी कोई विषय नहीं है। स्पष्ट रूप से विषय यह है कि वर्तमान सरकार जो है कहीं भी किसी प्रकार को संभालने में असहज महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री का जो विषय और विवादित बयान गतिविधियां जो है वो समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि नियंत्रण रेखा कहीं भी किसी का नहीं दिखाई दे रहा है इस सरकार के ऊपर। तब तो ये कृत्य तो दिखाई दे रहा है। आज जो भी जिस बार ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, कुछ लगता है मर्यादा का भी उल्लंघन हो रहा है और कहीं ना कहीं कोई कंट्रोल नहीं। हम आएंगे आपके पास, तुरंत आ रहे नवल जी, बहुत मौका आपको हमने दिया है। हम अभी विनोद शर्मा जी के पास पहुंचे भी नहीं हैं। प्रोफेसर एन के चौधरी जी, मेरा सवाल आपने सुन लिया। मर्यादा का उल्लंघन एक तरफ, दूसरी तरफ आखिर क्या इमेज बनेगा बिहार का इस पूरे मामले से? मर्यादा, क्या इसका तात्पर्य आप ये निकालते हैं ये तमाम बयान कहीं ना कहीं किसी तरीके से बौखलाहट में दिया गया बयान है? मैं मानता हूं कि ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है, शोभनीय नहीं है। इससे मुख्यमंत्री की ही छवि नहीं गिरी है, इनकी पार्टी की छवि गिरी है। और मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने वाले माननीय नीतीश कुमार की छवि गिरी है और इससे बिहार की छवि भी गिरी है। देखिए, मैं अब एक एक करके एक दो लाइन में सारी टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणी देना चाहूँगा। मैं कह रहा था बीच में कि विनोद जी की बात मैं मान भी लूँ कि बीजेपी के विद्यार्थी परिषद के बीजेपी के विंग के लोग थे, मान लिया मैंने। तो क्या विरोधियों का जवाब देने के वक्त कोई बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री है असहज हो जाएगा? क्या अपना बैलेंस छोड़ दे? क्या उसके प्रति उसको एक रेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए? तब कल मोदी जी की सभा में जो आज प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस वाले विरोध करेंगे तो क्या मोदी जी को अधिकार मिल जाना चाहिए कि यह कह करके कांग्रेस का अनादर करें, जेडीयू का अनादर करें, अपनी विपक्षी पार्टियों का अनादर करें कि ये इनका तो एजेंडा ही है बीजेपी को बदनाम करना? देखिए, डेमोक्रेसी में अगर थोड़ी देर के लिए आपके प्रति अनफेयर क्रिटिसिज्म भी होता है तो उसको सुनना चाहिए, सम्मान एक्सेप्ट नहीं, सम्मान पूर्वक सुनना चाहिए, सहजता से उसका जवाब देना चाहिए। इसलिए मैं यह मान नहीं पाता कि उस तरह से उनका व्यवहार उचित है। दूसरी बात, यह कहना कि मैं आपके वोट से जीतता हूं, मुझे आपकी परवाह नहीं है, यह अनडेमोक्रेटिक है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये चूहे वाली बात, हमें क्या समझाया जा रहा है? क्या चूहा यहाँ के उच्च वर्ग का मतलब केवल जात की दृष्टि में नहीं कर रहा? मैं मंत्रियों की बात करता है जिसमें कि एससी के भी मंत्री हैं। क्या उनके डाइट का हिस्सा है रामविलास पासवान जी के डाइट का? क्या हमें मुख्यमंत्री बताएंगे कि सीएम हाउस के मेनू का यह हिस्सा है? और अगर यह कहते हैं तो मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। देखिए, चूहा बहुत ही गरीब लोग खाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में खाते हैं। जब वो चूहा खाना हो सकता है बहुत प्रोटेनस, यहाँ एक विजय प्रकाश जी आईएएस हैं, उनका पूरा रिसर्च है, लेकिन सबके बावजूद भी चूहा मजबूरी है। शौक में चूहा खाना, मजबूरी में खाना, दोनों में फर्क है, जमीन आसमान। और तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं बिजली के सवाल पर। देखिए, वादा तो सरकार ने किया था, माननीय नीतीश जी ने किया था। यह ठीक है कि आपने प्रगति भी की, यह ठीक है कि बहुत सा डिफिकल्ट है इसको प्राप्त करना, हम सब मानते हैं। लेकिन अगर आपने यह कहा, एक नारा दिया कि मैं 15 तक नहीं दूं तो मैं वोट नहीं मांगने आऊं, वोट मांगने का वक्त लगभग आ चुका है। अब अगर जनता उस नारे को याद दिलाती है, उस वादा को याद दिलाकर आपसे जिम्मेदारी उम्मीद रखती है, तो जनता को आप दोष देंगे? अब मीडिया को आप दोष देने लगे, क्या विपक्ष की भाषा बोलते हैं? देखिए, यह डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट का परिचायक नहीं है, चाहे वो एक्स पार्टी का हो या वाई पार्टी का हो। मैं मानता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे हैं, या भी थोड़ी देर के लिए मान लूं मैं, लेकिन यह मैं मानने के लिए मजबूर हूं कि वह मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं चीफ मिनिस्टर के रूप में ग्रो नहीं कर पाए हैं, ग्रूम नहीं कर पाए हैं, और मुख्यमंत्री का पद डिजर्व नहीं करते हैं, और डेमोक्रेटिक ढंग से
नहीं चुनाव होने पर इस तरह की स्थिति बार बार आएगी। आज जेडीयू में आई है, कल दूसरी पार्टी में आ सकती है, परसों तीसरी पार्टी में। इसलिए कहा जाता है कि हम जब डेमोक्रेटिक मूवमेंट की उपज होते हैं, हम वर्षों तक जनता की आकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी ताकत के बल पर मंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं। हम उनकी भावनाओं के लिए संवेदनशील उसकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, मैच्योरिटी अधिक होती है, हम बैलेंस लूज नहीं करते हैं और हम सही नेता बन पाते हैं, सही राजनेता बन पाते हैं, स्टेट्समैन बन पाते हैं, जिस पर हम सबको गौरव होता है। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री उस यात्रा में अभी पहला कदम उठा पाए हैं। इनको बहुत दूर जाने की जरूरत है और मैं मानता हूं कि बिहार इससे बेटर मुख्यमंत्री डिजर्व करता है, इससे मच बेटर डिजर्व करता है और जेडीयू ऐसा कर सकता था। विभिन्न कारणों से नीतीश जी ने ऐसा नहीं किया, उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन मैं मानता हूं उस पार्टी में भी ऐसे लोग हैं। स्वयं मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार जी को मैंडेट तो मैं मानता हूं कि केवल जेडीयू को नहीं मिला था, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर जेडीयू को मैं मान भी लूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैंडेट मिला था। बिहार की जनता ने मांझी जी को मैंडेट नहीं दिया था। ये मोस्ट अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिकली इम्प्रॉपर डिसीजन उनका था। मैं मानता हूं कि जिस दिन उन्होंने बीजेपी से अलग रास्ता चुना, जो उनका पूरा अधिकार है, मैं उसका सम्मान करता हूं, उनके आदर्श का सम्मान करता हूं। उनको इलेक्शंस कराना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं भी कराया तो जिस दिन उन्होंने अपना पद छोड़ा था उनको फ्रेश इलेक्शंस करना चाहिए था, क्योंकि जनता का मैंडेट ना जेडीयू को पूरी तरह से था और अगर था ना भाजपा को तो नहीं था, जेडीयू को भी नहीं था, और अगर जेडीयू को था भी जिसके तो खिलाफ ये नीतीश कुमार को था, मांझी जी को नहीं था। और आज बिहार पर जो उन्होंने जो थोपा है उसका परिणाम आप देख रहे हैं। आज भी देर नहीं हुई है। मैं समझता हूं माननीय नीतीश कुमार जी को गंभीरता से इस स्थिति को लेना चाहिए, बिहार की जनता की संवेदना का सम्मान करना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी का पालन करना चाहिए और मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी इसके लिए सक्षम व्यक्ति हैं। नवल जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूंगा, वक्त हमारे पास बहुत कम है। आपको नहीं लगता हमने कभी भी आज तक ना तो नीतीश जी को इस तरीके के बयान देते सुना है, ना लालू प्रसाद यादव को? दोनों कद्दावर नेता हैं, काफी वास्ट एक्सपीरियंस है दोनों के पास। 30-32 साल से आप बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी भी जीत करके पहुंच रहे हैं। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए, थोड़ी सी संवेदना इन्हें बरतनी चाहिए अपने बयानबाजी में? नवल जी, छोटी सी टिप्पणी। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि हमारे मुख्यमंत्री बेहद ही सीधे और सरल किस्म के इंसान हैं और उनके द्वारा सरलता में जो भी बयानबाजी की जाती है उसको गलत तरीके से, भ्रामक तरीके से पेश करने का विपक्ष के द्वारा प्रयास किया जाता है। संजीव चौरसिया जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। अब वक्त नहीं है, काफी चर्चा हम कर चुके हैं। संजीव चौरसिया जी, आपकी जाते आते अंतिम टिप्पणी। वही मैंने बताया कि जो गरिमा रखनी चाहिए वो गरिमा रखने में सक्षम नहीं है, उसी का परिणाम और परिणति ये है। कुल मिला के जो आप मानते हैं इसका खामियाजा शायद पार्टी को भुगतना पड़ेगा और माननीय नवल चौधरी जी ने जिस प्रकार के सर ने कहा विषय वो स्पष्ट रूप से है कि जो मैंडेट प्राप्त नहीं है, जो नीतीश कुमार को प्राप्त नहीं है, उनको बाई इलेक्शन में क्या दिखाया? वो तो अलग-अलग समीकरण दिखाया ना कि आप लालू यादव के गोद में जाते हैं, लालू यादव के चरण में जाते हैं। बहरहाल संजीव चौरसिया जी, नवल शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, प्रोफेसर एनके चौधरी साहब, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताजा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ। तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस गिरफ्तारी से जीतन मांझी